Welcome to Virtual Learning Network. Indian Economics, Session 15, Foreign Capital and Multinational Corporations. Topics covered include Introduction, Capital Transfer and Economic Growth, Role of Foreign Capital, Components of Foreign Capital, Multinational Corporations, Characteristics of multinational corporations, Significance of MNC, the case for MNC, the case against MNCs, regulation of MNCs. Government policy towards foreign capital in India, New Economic Policy and 1991-1999 policy changes. Introduction. Inflow of capital from abroad is vital for growth of a developing economy, especially in the initial stages of its economic development. Modern economic history abounds with examples of countries that have successfully drawn upon the capital resources of more advanced countries for the sake of economic development. किसी भी कंट्री में जो एक्सपोर्ट फैक्टर होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अगर एक कंट्री का एक्सपोर्ट रेट बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली उसके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा आ रही है दूसरी कंट्रीज से, और उस कंट्री के लिए उसका ग्रोथ रेट उससे इंक्रीज हो सकता है. अगर किसी कंट्री में एक कैपिटल दूसरी कंट्री से आ रही है, वो उस कंट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली उन स्टेजेस पे जहाँ पे उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने जिनका कैपिटल इनफ्लो दूसरी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है, और एशियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी इस रिस्पेक्ट पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. इंडिया का जो एक्सपीरियंस है इसके रिगार्ड में हम वो देखेंगे यहाँ पर. रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल. रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी can be analyzed in terms of its gap filling functions. 3 such gaps can be identified: saving gap, trade gap, technology and management gap. जो फॉरेन कैपिटल का जो रोल है डेवलपिंग इकोनॉमी में, उसको गैप फिलिंग फंक्शंस के टर्म में एनालाइज किया जा सकता है. 3 तरह के गैप्स होते हैं: सेविंग गैप, ट्रेड गैप और टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट गैप. सेविंग गैप जो है बेसिकली की है डेवलपमेंट प्रॉब्लम की. जो गैप होता है इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स में और डोमेस्टिक सेविंग में, वो फॉरेन कैपिटल के थ्रू फिल किया जा सकता है. किसी भी कंट्री की जो इनकम है वो इक्वल होती है, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है किसी भी कंट्री का वो इक्वल होता है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू लेस करके जो वैल्यू आती है उससे. ट्रेड गैप. ट्रेड गैप को हम फॉरेन एक्सचेंज गैप भी कहते हैं. टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गैप. टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, और टेक्नोलॉजी को किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में हम इम्प्रूव कर सकते हैं एक इंटरनल इवैल्यूएशनरी प्रोसेस के थ्रू, एजुकेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके. एक्सटर्नल प्रोसेस के थ्रू जहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज से. हालांकि जो इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड 2 इश्यू होते हैं. पहला है कि क्या चॉइस होगी टेक्नोलॉजी की, और लोकल एडॉप्टेशन. Components of foreign capital. The inflow of capital from abroad may take either in the form of foreign aid,
Foreign aid include loans and grants from foreign governments and institutions. Next is private investment. Private foreign capital investment, the intense academic debate relating to its effects remain inconclusive. जो इनफ्लो होता है कैपिटल का अब्रॉड से वो दो तरह के होते हैं. पहला है फॉरेन एड. फॉरेन एड में सारे लोन्स आते हैं जो कि फॉरेन गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशनल के थ्रू प्रोवाइड होते हैं. ये जो सोर्स है फॉरेन कैपिटल का, स्पेशली जो लोन है, इसका एक लिमिटेशन होता है जो है कि इसकी रीपेमेंट करनी होती है. दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. जो प्राइवेट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है फॉरेन कैपिटल का. दो इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के. पहला है डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट और दूसरा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. The two important sources of private capital investment are direct business investment. डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट में आता है इन्वेस्टमेंट्स जो ब्रांचेस के थ्रू की गई हैं फॉरेन कंपनीज की, या फिर जो सब्सिडीज के थ्रू की गई हैं फॉरेन कंपनीज की, या फिर इन्वेस्टमेंट्स जो फॉरेन कंट्रोल कंपनीज के थ्रू की गई हैं. दूसरा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में आती हैं इक्विटी होल्डिंग्स नॉन रेजिडेंट्स के थ्रू. रिसिप्टेंट जो होती हैं कंट्रीज जॉइंट स्टॉक कंपनीज की. क्रेडिटर्स की कैपिटल आती हैं प्राइवेट सोर्सेज की जो इन्वेस्ट होती हैं रिसिप्ट कंट्री जॉइंट स्टॉक कंपनीज में. क्रेडिटर की कैपिटल आती हैं ऑफिशियल सोर्सेज से इन रिसिप्ट कंट्रीज जॉइंट स्टॉक कंपनीज. इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन जो होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू. फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोलैबोरेशन के बिना नहीं हो सकता है. कैपिटल पार्टिसिपेशन जरूरी है, जिसका मतलब है जो फॉरेन कैप पार्टनर है उसका एक स्टेक होता है कैपिटल में. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. MNC is one which undertakes foreign direct investment. It also controls income generation assets in more than one country. As per the estimates made available by the UN Center on Transnational Corporations, there are in operation about 11,000 subsidiaries abroad. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वो है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होती है. वो ओन करती है और कंट्रोल करती है इनकम जनरेशन एसेट्स एक से ज्यादा कंट्रीज में. प्रोड्यूस करती है गुड्स को और डिलीवर करती है सर्विसेज आउटसाइड कंट्री. वो बेसिकली इंगेज होती है इंटरनेशनल प्रोडक्शन में. यूएन सेंटर ऑन ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 11,000 सब्सिडरीज ऑपरेट कर रही हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. कुछ फीचर्स हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के. जैसे पहला है जायंट साइज. जो एसेट होती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की वो बिलियंस में होती हैं और वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती हैं. जैसे एग्जाम्पल हो गया रॉयल डच शेल का. ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एमएनसी है. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑपरेशंस. इंटरनेशनल ऑपरेशन ऑपरेट करती है ये. एमएनसी ऑपरेट करती है एक पेरेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू जो कि होम कंट्री में सेटअप होता है और इसकी ब्रांचेस होती हैं सब्सिडरीज होती हैं होम कंट्री में. एमएनसी के पास ओनरशिप होता है, कंट्रोल होता है और जो ब्रांचेस या सब्सिडरीज होती हैं एमएनसीज की वो ऑपरेट करती हैं पेरेंट कंपनी के कंट्रोल के अंदर.
नेक्स्ट फीचर इज ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर। मर्जर और टेकओवर के फॉर्म में एमएनसी पावर को एक्वायर करती हैं, जो इनको ओलिगोपोलिस्टिक बना देते हैं कैरेक्टर में। नेक्स्ट फीचर इज स्पॉन्टेनियस एवोल्यूशन। स्पॉन्टेनियस एवोल्यूशन भी एक फीचर है एमएनसी का। एमएनसी यूजुअली ग्रो करती है स्पॉन्टेनियस और अनकॉन्शियस तरीके से। नेक्स्ट फीचर इज कलेक्टिव ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस। एमएनसी फैसिलिटेट करती है मल्टीलेटरल ट्रांसफर रिसोर्सेस का, जो यूजुअली पैकेज के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, जो इंक्लूड करता है टेक्निकल नो हाउ, इक्विपमेंट्स और मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, फिनिश प्रोडक्ट, मैनेजरियल सर्विसेज और ऐसे कुछ। Significance of multinational cooperation. MNC have a revolutionary effect on the international economic system because the growth of international transactions of the MNCs has affected the more traditional flows and international trade for many economies. Indeed, the MNCs have become the main agents in the economy and trade so much so that the production and the trade statistics in the form of national aggregates have become obsolete. MNC का एक रेवोल्यूशनरी इफेक्ट होता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में, क्योंकि जो ग्रोथ है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की एमएनसीज में, वो बेसिकली इफेक्ट करती हैं ट्रेडिशनल फ्लोस को, इंटरनेशनल ट्रेड को कई इकोनॉमीज में। 1970s में एमएनसी को बेसिकली कैरेक्टराइज किया गया था एक एवल मॉन्स्टर के फॉर्म में। एमएनसी को एक डेविल के और एवल के फॉर्म में कंसिडर किया जाता था, ना कि किसी फॉर्म का सेवियर उसको कंसिडर नहीं किया जाता था। इसको एक इंस्ट्रूमेंट मानते थे जो कि हार्म पहुंचाने वाला है, या जो कि गुड के लिए नहीं है, अच्छाई के लिए नहीं है। ये एटीट्यूड चेंज हुआ कुछ सालों में। रेगुलेशन ऑफ एमएनसीज। MNC do possesses a potential that can be gainfully exploited. Most of the UDCs have chosen to regulate their activities rather than to dispense with them altogether, an effort to separate the goal from the draw. नेशनलाइजेशन का एक थ्रेट था जिससे MNC को रेगुलेट किया गया। गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन अलाउ किया, पर कुछ सर्टेन सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज में, कुछ सर्टेन सिलेक्टेड रीजन्स में। एमएनसी ने फॉलो किया, अलाउ किया इन्वेस्टमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। एमएनसी को रेगुलेट किया गया एक फैक्टर ये भी था, मल्टी टैक्स सिस्टम फॉलो किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और एमएनसी को टैक्स पे करना पड़ता है हायर रेट पे, जिससे लास्टली जो होस्ट कंट्री है उसके कुछ एक्सपोर्ट क्राइटेरिया हो सकते हैं। एमएनसी से ये भी कहा जा सकता है कि एक मिनिमम फिक्स्ड शेयर वो रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज का होस्ट कंट्री में कंडक्ट करें। यही सब रीजन से रेगुलेशन के। गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया is subject to the same industrial policy as all other business ventures and some additional policies and rules, especially governing foreign collaborations. जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडिया का, वो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। फॉरेन कैपिटल एक बार एडमिट हुआ, वो ट्रीट किया जाने लगा इंडिजिनियस कैपिटल के फॉर्म में। कुछ एडिशनल पॉलिसीज भी क्रिएट की गई, फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई रेमिटेंसेस के लिए प्रॉफिट के,
जो मेजर इंटरेस्ट था ओनरशिप का और इफेक्टिव कंट्रोल का वो इंडियन हैंड्स में देखे जाने लगा। अगर एक एंटरप्राइज एक्वायर की गई तो कॉम्पनसेशन पे किया जाता था फेयर और इक्विटेबल बेसिस पे। गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी बाय एंड लार्ज आर वैलिड इवन नाउ। जो प्रिंसिपल्स हैं वो अभी भी वैलिड है। These may be enumerated as follows. Foreign capital once admitted will be treated as indigenous capital. Facilities for remittances of profit abroad will continue. As a rule, the major interest in ownership and effective control of an undertaking should be in the Indian hands. If an enterprise is acquired, compensation will be paid on a fair and equitable basis. The government would not object to foreign capital having control of a concern for a limited period, and each individual case will be dealt with on its merit. New economic policy and 1991-1999 policy changes. The new industrial policy 1991 can be described as a major revolution as far as the decisions concerning foreign investment and foreign technology agreements are concerned. Among the important policy changes, the following may be mentioned. Approval will be given for foreign direct investment up to 51% equity in high priority areas. Procedural reforms to smoothen the process of entry of foreign capital. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1991 में, जो बेसिकली मेजर रेवोल्यूशन था फॉरेन इन्वेस्टमेंट का और फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स का। इसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ करा 51% तक। रिमूवल ऑफ डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस रिलेटेड मैटर्स लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉरेन नेशनल्स, एक्विजिशन ऑफ रियल एस्टेट इन इंडिया बाय ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। The recent economic reforms have undoubtedly improved the foreign investment environment in India. As a matter of fact, the success of the new economic policy hinges in a large measure on the liberal response of the foreign capital. In this connection, we need to examine two aspects: response of the domestic industries, response of the foreign capital. That's all for this session. Now we have certain questions. Do it yourself. First is explain the capital transfer and the economic growth. Second is what are multinational corporations. That's all for this session. Thank you.